आप देख रहे हैं जी संगम फॉलोअप। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। आज सत्य की जीत हुई है। आज सही मायनों में इंसाफ हुआ है और बुराई का रावण हारा है। बस नवरात्र कल से ही तो शुरू हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोयला घोटालेबाजों को उनके किए की सजा दी है। दशहरा तो हफ्ते भर बाद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक बात तो साबित हो गई, झूठ कितना भी बलवान हो, जीतता सच ही है। दशहरे से पहले दशहरे का मकसद पूरा हो गया। सत्य की जीत की इस मुहिम में जी मीडिया ने खबरें दिखाई। निडर, बेखौफ और बेबाक होकर इस घोटाले की परत दर परत खोलता रहा। कोल घोटाले पर जी मीडिया की मुहिम रंग लाई। 2 सालों से जी मीडिया जिस बात पर अडिग रहा, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाते हुए 1993 से 2010 के बीच आवंटित 214 कोल ब्लॉक्स को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जीएसपीएल और हिंजाल्को जैसी कंपनियों को सबसे बड़ा झटका लगेगा। हालांकि कोर्ट ने सरकारी कंपनियों के 4 ब्लॉक्स को रद्द नहीं किया है। इसमें सेल, एनटीपीसी के अलावा 2 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। जिन कंपनियों के ब्लॉक्स रद्द हुए हैं, उन्हें अपना कारोबार समेटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील एमएल शर्मा इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे हैं। उनसे बात की जी मीडिया संवाददाता महेश गुप्ता ने। कोयला घोटाले के याचिकाकर्ता एमएल शर्मा हमारे साथ हैं। शर्मा जी, ये बताइए कि आज कोर्ट ने जो 4 कोल ब्लॉक बोले कैंसिल नहीं होंगे, वो कौन से हैं, उनकी वजह क्या है? देखिए, वो 4 कोल ब्लॉक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ज्वाइंट वेंचर नहीं है, न ही कोई प्राइवेट पार्टी का उसमें कोई अस्तित्व है। जो भी कोल निकला है, जो भी बिका है, वो सारे के सारे गवर्नमेंट के खाते में ही आया है। इसलिए इन 4 कोल ब्लॉक को कैंसिल करने का कोई सवाल नहीं उठता। हमने भी अपनी रिटन सबमिशन में यही कहा था। इसके अलावा जितने भी कोल ब्लॉक्स हैं, चाहे वो माइनिंग हो रही है या नहीं हो रही है, वो सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। रनिंग माइनिंग कोल इंडिया अपने कंट्रोल में ले लेगी विद इन द 6 मंथ में, और आने वाले टाइम में अगर कोई भी कोल ब्लॉक किसी को दिया जाएगा, वो ऑक्शन से होगा। ये बताइए कि ये जो कोल है, कोल ब्लॉक है, कितने समय में सरकार को नीलामी करनी? कोयले का एक भी तिनका किसी भी प्राइवेट पार्टी के पास में नहीं जा सकता। प्राइवेट पार्टियों को टोटल हटा दिया गया है। कोल ब्लॉक अब कब ऑक्शन होंगे, कैसे ऑक्शन होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। जुर्माने वसूली की क्या बात कही गई है? जुर्माने वसूली की जो प्रक्रिया है, अमाउंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। क्या 295 रुपए जो केंद्र सरकार ने कहा था, वही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बोला है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कोई भी अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया है। ऐसा कि कितना जुर्माना लगाया जाए, ये आने वाले समय में ये निर्धारित करेगा क्या सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और अगर सही अमाउंट नहीं हुआ तो हम इसको भी चैलेंज करेंगे। कुल मिलाकर इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को अपना फैसला सुनाया था कि कोल ब्लॉक का एलोकेशन ये गैर कानूनी है, तो जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज का एलोकेशन गैर कानूनी है और उसमें बेशक से हजारों करोड़ रुपया खर्च हो चुका हो, गैर कानूनी चीज हमेशा गैर कानूनी ही होती है, और इसी बात को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने कैंसिलेशन का फैसला सुनाया है। महेश गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। संतोष हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो फैसला अदालत ने दिया है, हो सकता है कि जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हों, वो चाहेंगे कि इस पर अदालत एक बार फिर से विचार करे। क्या कोई ऐसी गुंजाइश उनके लिए बची है? देखिए, आज जो अदालत का फैसला आया है, इस फैसले के आगे अब कोई भी अदालती कार्रवाई में गुंजाइश नहीं बचा है। हाँ, एक सरकार की तरफ से अगर चाहे तो सरकार अपनी तरफ से रियायत बरत सकती है। रियायत उस शर्त में कि जो रीएलोकेशन की बात होगी, अगेन रीएलोकेशन, उस रीएलोकेशन में उस कंपनी को जिसके पास अभी ये पावर प्लांट, अभी ये कोल ब्लॉक्स हैं, उस कंपनी को रियायत दे सकती है, उसको वरीयता दे सकती है, लेकिन वहां भी ओपन बिडिंग का प्रोसेस करना पड़ेगा और उस कंपनी को सबसे ज्यादा बिडिंग लगानी पड़ेगी। तो यही रियायत मिल सकती है। इससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट से अगर अदालती रियायत की बात करें तो यहां से कोई भी संभावना नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सरकार को जब ये कहा गया है कि वो अपना एलोकेशन की प्रक्रिया शुरू करे, इन 6 महीनों में ये कंपनियां जिनके पास अभी ये कोल ब्लॉक्स हैं, वो कंपनियां अपने काम समेटेगी। वहीं दूसरी तरफ सरकार को इसी दरमियान
ओपन बिडिंग के माध्यम से कोल ब्लॉक को एलोकेट करना पड़ेगा और जो ओपन बिडिंग में सबसे हाईएस्ट बिडर होंगे उनको कोल ब्लॉक दिए जाएंगे। तो जी संतोष, ये बताइए कि अदालत ने क्या इस बारे में भी कोई निर्देश या कोई लकीर खींची है कि अब जो नीलामी की भी प्रक्रिया होगी उसमें किन किन बातों का ख्याल किया जाए, जिस तरीके से ये घोटाला पूरा हुआ इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो या इससे मिलती जुलती चीज भी ना हो? देखिए, ये अब सरकार को तय करना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया कि जो आपने कोल ब्लॉक एलोकेट किए थे वो सारे इलीगल थे और उसके बाद आज जो फैसला आया उसमें ये डी एलोकेट हुए। सिर्फ 4 कोल ब्लॉक्स बचे हैं, उनमें से 2 सरकारी कंपनियों के पास हैं, एक सेल के पास, एक एनटीपीसी के पास और 2 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो कि ओपन बिडिंग के माध्यम से रिलायंस को मिला था। तो लेकिन उसमें भी एक पाबंदी लगाई है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का एक आज जो जजमेंट आया है उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो रिलायंस के पास है वो ओपन बिडिंग के माध्यम से जरूर इसने लिया है, लेकिन ये कोल ब्लॉक से जो कोल का प्रोडक्शन हो रहा है उस कोल को ओपन मार्केट में नहीं बेच सकता। इससे पहले ये यूएनपीपी का जो प्रोजेक्ट था शासन मध्य प्रदेश में दोनों ब्लॉक्स हैं, इन दोनों ब्लॉक से रिलायंस ओपन मार्केट में भी कोयला रिलायंस की कंपनी बेचती थी। बहुत जल्दी से ये बताइए कि जो कंपनियां अब तक इसमें इन्वॉल्व थीं, पैसा उन्होंने अपने घर में नहीं रखा था जो इस पूरे काम में उन्होंने लगाया हुआ था, सारा पैसा बैंकों से लिया गया था। तो ऐसी स्थिति में नुकसान या कहें या जो असल फसल है वो बैंकों की ज्यादा है या इन कंपनियों के और कंपनियों के शेयर होल्डर्स और मालिकों की? देखिए ये जो कंपनियां हैं इन कंपनियों ने एक भ्रम फैलाया है, क्योंकि आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट के दरमियान जो बात सामने निकल कर आई थी 40 कोल ब्लॉक प्लस 6 जो जिस करने वाली थी कंपनियां कोल ब्लॉक कोल प्रोडक्शन स्टार्ट, उन सभी कंपनियों की तरफ से यह कहा गया था कि 2,86,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रभावित होगा। लेकिन वहीं आर्गुमेंट के दरमियान यह भी बात सामने आई कि 96% इन लोगों ने अपने एंड यूज प्लांट के लिए इस्तेमाल किया था, एंड यूज प्लांट में इन्वेस्टमेंट किया था, सिर्फ 4% पैसा, जिसका मतलब होता है 8 से 8,500 करोड़ रुपए, सिर्फ 8 से 8,500 करोड़ रुपए अगर कोल ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए खर्च किया गया है और रेस्ट 96% अगर उसने अपने एंड यूज प्लांट्स के लिए किया है तो इससे इकोनॉमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बुलंदशहर में बस में हुए ब्लास्ट की मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो गई। इस समय बड़ी खबर है, एजीएम हापुड़ एसपी पटेल को जांच अधिकारी बनाया गया है। जांच रिपोर्ट कमिश्नर मेरठ को सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि अब तक इस विस्फोट में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। आपको बता दें कि इस विस्फोट को आतंकी साजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। अमित, ये बताइए कि किस तरह की लीड्स मिली हैं और जो जांच हो रही है इसमें किस तरीके के बातों का ख्याल रखा जा रहा है? देखिए, अभी तक जो जांच शुरू की गई है उस पर शुरू होने से पहले ही सवालिया निशान लगने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह का ये विस्फोट है 5 किलो के गैस के सिलेंडर से ये विस्फोट बताया जा रहा है और 5 किलो के गैस सिलेंडर का विस्फोट इतना भीषण नहीं हो सकता जिसमें 16 लोग अपनी जान गंवा बैठे और 70 से ज्यादा लोग अभी भी जिंदगी मौत के बीच झूल रहे हैं। तो निश्चित रूप से फोरेंसिक लैब के जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी जांच होनी चाहिए थी, बम विशेषज्ञों की जांच होनी चाहिए थी। तो इन सब पहलुओं को दरकिनार करते हुए एक प्रशासनिक अधिकारी को जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो पूरी जांच एक तरह से कहा जाए सवालों के घेरे में है और अभी तक इस मामले की ऐसी इस बिंदु से जांच नहीं की गई जिस बिंदु से बिजनौर के ब्लास्ट के जो स्लीपिंग सेल है वो तो कहीं नहीं जुड़ रहे हैं, क्योंकि बिजनौर की जो पुलिस है उसने बुलंदशहर पुलिस को कांटेक्ट किया है। इसके अलावा सांसद भोला सिंह ने पूरे मामले को गृह मंत्री राजनाथ सिंह को बताया है और मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। इसके अलावा जी मीडिया ने जो पड़ताल की है उसमें भी कुछ प्रत्यक्षदर्शी और पीड़ित ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने कहा है कि धमाका एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा हुए हैं। तो निश्चित रूप से 5 किलो का जो सिलेंडर जिसको धमाका पुलिस मांग करके चल रही है उससे ज्यादा धमाके इसमें हुए हैं। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। उन्नाव के केआरबी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल पर छात्र की पिटाई का आरोप लगाया है। आरोप है कि लंबे बाल रखने और प्रिंसिपल और टीचर ने छात्र की जमकर पिटाई कर दी, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। एसपी ने आरोपी प्रिंसिपल और टीचर के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।
प्रसून हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसून, जिस तरीके से ये पूरा वाकया पेश आया, इसके बाद किस किस तरह की कार्रवाई हो रही है और क्या इनके मामला दर्ज होने के बाद कोई कार्रवाई हुई है अब तक? देखिए, आपको बता दें कि ये पूरा मामला जिस तरह से सामने आया है, क्योंकि बाल लंबे रखने की वजह से ही छात्र को पहले पिटाई की गई और उसके बाद में वो बेहोश हालत में स्कूल में पड़ा रहा और उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया। जब परिजनों को इस चीज की सूचना लगी तो वो स्कूल पहुंचे और छात्र को लेकर के संबंधित थाने, जो हसनगंज थाना है, उसमें पहुंचे। मगर थाने में चूंकि कॉलेज की पकड़, प्रिंसिपल की अपनी पकड़ होने के नाते उस पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद आज एसपी उन्नाव के यहाँ पर आकर इन लोगों ने अपनी गुहार लगाई थी। जो छात्र है उसके शरीर पर काफी चोटों के निशान है, तो जिसको देखते हुए एसपी ने अब मुकदमा दर्ज करने के लिए छात्र को मेडिकल के लिए भेजा है। जी, जानकारी देने के लिए शुक्रिया। बड़ी खबर आजमगढ़ से। यहां रेमल नाम की चिटफंड कंपनी निवेशकों का करोड़ों रुपया लेकर फरार हो गई है। कंपनी के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। कर्मचारी निवेशकों का पैसा लौटाने और रेमल इंडस्ट्रीज के मालिक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। अशोक वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। अशोक, क्या है पूरा मामला और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? हेलो अशोक, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये पूरा मामला क्या है और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है इसमें? जी, आपको बता दें कि चिट फंड कंपनी कलकत्ता के रेमल इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसका हेड ऑफिस कृष्णा नगर कलकत्ता में है, ये 500 से लेकर 550 ब्रांचेज इसकी पूरे देश में है और इसका टर्नओवर करीब 1200 से लेकर 1500 करोड़ का है। यह पूरे देश में इसका कारोबार हो रहा था और आजमगढ़ में उसके सैकड़ों एजेंट काम कर रहे थे। ऑनलाइन वर्क हो रहा था, जिसमें कंपनी आजमगढ़ के कई लोगों का कुल मिलाकर करीब कई सौ लोगों का सैकड़ों करोड़ रुपया लेकर भाग गई है। इसके लिए सुबह से ही जो कर्मचारी हैं, जो इसके एजेंट हैं, वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और पुलिस को ज्ञापन दिए हैं। पुलिस से कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। जिला प्रशासन से मिल रहे हैं कि कंपनी से निवेशकों का पैसा वापस कराया जाए, क्योंकि जिस गली में जा रहे हैं वो निवेशक पकड़ ले रहे हैं, इनके साथ मारपीट कर रहे हैं। ये मामला काफी आगे बढ़ते जा रहा है और इसके लिए वो धरना शुरू कर दिया। आज सुबह से हो सकता है धरना आगे भी बढ़ा दें। जी भैया, जी, जानकारी देने के लिए शुक्रिया। खबर फर्रुखाबाद से। किसान नेता नाराज शाक्य के अपहरण के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसटीएफ और स्वाट टीम के ज्वाइंट ऑपरेशन में यह कामयाबी मिली है। नाराज शाक्य को सकुशल बचा लिया गया है। 15 दिनों पहले उन्हें अगवा किया गया था। जौनपुर में यूपी पुलिस ने एक मासूम के साथ जो किया उसे देखकर हर कोई हैरान है। 14 साल का एक बच्चा जिसकी पढ़ाई करने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, पुलिस ने उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने को मजबूर कर दिया है। आखिर कौन है वो मासूम और उसका कसूर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। धुंधलके में छिपे इस मासूम बच्चे की शक्ल तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन महराजगंज पुलिस ने इसके साथ जो इंसाफी की है उस पर से हम पर्दा जरूर उठाएंगे। 14 साल के इस बच्चे ने सपने में भी शायद नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये अपने पिता के साथ खुद की जमानत करवाने कोर्ट पहुंचेगा। दरअसल जौनपुर की महराजगंज पुलिस ने इस मासूम पर धारा 110 के तहत गुंडा एक्ट लगा दिया है। वो गुंडा एक्ट जो बड़े बड़े अपराधियों और बदमाशों पर लगता है, लेकिन पुलिस ने आखिर ऐसा क्यों किया, न तो इसका जवाब पुलिस के पास है, न ही पीड़ित के परिजनों के पास। मैं नहीं जानता मेरे बेटे पर गुंडा एक्ट क्यों लगाया गया है। मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है। हम तो पढ़ाई करते हैं और हमें नहीं पता हमारे ऊपर गुंडा एक्ट क्यों लगाया गया है। गुंडा एक्ट भेजा गया। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके के वकीलों में काफी नाराजगी है और वो चाहते हैं कि जल्द ही आरोपी पुलिसकर्मी बर्खास्त हो। ये माइनर है, इसको गुंडा एक्ट में चालान किए हैं। इस तरीके की थानेदार लोग कई बार ऐसी कृत्य किया करते हैं। थानेदार लाइन हाजिर भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये लोग बेशर्मी से बात नहीं आ रहे हैं। गुंडों को नहीं जेल भेज रहे हैं, नाबालिगों और सीधे साधे लड़कों को जेल भेज रहे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय से मेरा निवेदन है कि इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए।
वहीं इस मामले में जब पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पुलिस की लापरवाही का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पुलिस कई बेकसूर मासूमों पर तरह तरह के एक्ट लगा चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करता, ताकि फिर कोई मासूम इस नाइंसाफी का शिकार न बने। जौनपुर से अजीत सिंह, जी मीडिया। जौनपुर के बाद अब बात मुरादाबाद में रहने वाले मासूम की, जो महज 3 साल का है। इस 3 साल के बच्चे पर यहां की पुलिस ने दर्ज किया है 107/16 का मुकदमा, और अब इस मासूम ने किया क्या वो ये खुद भी नहीं जानता। इन तस्वीरों में कैद क्या ये बच्चा आपको शातिर अपराधी लगता है? क्या इसकी मासूम उम्र इसे इलाके में गड़बड़ी फैलाने की इजाजत देती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ये बच्चा एक मामले में जांच के बाद मुरादाबाद के थाना छजलैट पुलिस के लिए एक अपराधी बन गया है। अब एक मुर्तजा है 3 साल का, एक मुस्तफा है मेरा लड़का, और एक मेरे ऊपर, और डीलर के तो है ही डीलर, और डीलर का लड़का। पुलिस ने कोई भी इसकी ये जांच नहीं करी कि कितना बड़ा आदमी है वो, या कोई झगड़े लायक है, कैसा है कैसे नहीं है, ये हमसे भी मालूम नहीं करी। 3 साल के इस मासूम पर पुलिस ने 107/16 के तहत कार्रवाई करते हुए चालान किया है। दरअसल ये पूरा मामला एक राशन की दुकान में हुए विवाद को लेकर सामने आया है। डीलर से छीना झपटी कर रहे, हम बोले भाई यार कमजोर आदमी से ऐसा क्यों कर रहे हो। हमने देखा कि यार डीलर कमजोर है, मैंने तो भैया बाहर को भज जाओ, दोनों बाप बेटे निकल जाओ, राड़ का बिछाना ही अच्छा है। ये बाहर को आ गए, हम भी बाहर सब निकल गए, वो लोग जो है अंदर रह गए। फिर कुछ देर के बाद में वो भी निकल गए, हमारे सामने नहीं निकले वो। उसके बाद में जो है कोई किसी तरह का विवाद नहीं, ये लोग थाने चले गए होंगे जिनके घर में लूट मार कर रहे हैं। मामले में दूसरे पक्ष ने केस दर्ज करवा दिया था, जिसके बाद पुलिस ने काफी तफ्तीश के बाद 3 साल की मासूम, उसके पिता और दादा के खिलाफ कार्रवाई की है। अब जब मामले में छजलैट थाना पुलिस की तफ्तीश सवालों में है, तो पुलिस के आला अधिकारियों ने गलती सुधारने की दलील देकर विभाग की लापरवाही पर चादर डालने का काम कर रहे हैं। वारिस सन ऑफ इद्रीस का नाम उसमें आना था कम्युनिटी इलेक्शन रिकॉर्ड में, परंतु उसके स्थान पर उसके पोते का नाम चवन लिख दिया गया, जिसके कारण से ये स्थिति पैदा हुई। इसमें जब नोटिस तामीला की स्थिति आई थी तो तत्काल उसको करेक्ट करके नोटिस तामील करा कर भेज दिया गया। बहरहाल मासूम बच्ची के दादा जहां न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, ऐसे में सवाल यही है, जब मामला दर्ज करने में ही खाकी की लापरवाही सामने आई, तो भला अब इस मामले में पुलिस की तफ्तीश कितनी भरोसेमंद होगी। दीपचंद्र जोशी, जी मीडिया, मुरादाबाद। मुरादाबाद के कटघर में एक बच्चे की हत्या से सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि बच्चे की गला घोंटकर हत्या की गई है। मृतक बच्चे का नाम शाहरुख था और बताया जा रहा है कि 8 साल का शाहरुख मंगलवार शाम से अपने घर से लापता था। बच्चे के माता पिता नहीं थे, लिहाजा उसके चाचा चाची उसकी देखभाल कर रहे थे। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया, जांच जारी है। बीती रात यूपी के फिरोजाबाद में रामलीला मेला महोत्सव के दौरान जिस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वो न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ है, बल्कि समाज में अश्लीलता परोसने का गंभीर अपराध भी है। आरोप है कि शासन प्रशासन की मनाही के बावजूद फिरोजाबाद में बार बालाओं का अश्लील डांस कराया गया और सरेआम बार बालाओं के ठुमकों पर रुपये उड़ाए गए। अश्लीलता की ऐसी हद शायद ही कहीं आपको देखने को मिले, जहां अपने रसूख को दिखाने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी फुहड़पन की चादर उड़ा दी जाती है। आस्था और संस्कृति से इस तरह का खिलवाड़ कहीं और नहीं बल्कि यूपी के फिरोजाबाद से सामने आया है। मौका था रामलीला मेला महोत्सव का, जहां जिले के जिम्मेदार नौकरशाहों और रामलीला कमेटी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में बार बालाओं का अश्लील डांस कराया गया। 15 सितंबर 2014 को एक पत्र जारी करके आप सभी तरह के इस तरह के कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई थी, जिसकी एक प्रति सीओ को, प्रभारी निरीक्षक उत्तर को और मेला कोतवाल को दे दी गई और एक प्रति आरपी सिंह जो इसके सचिव उनको दे दी गई, लेकिन अभी तक इस पर रोक नहीं लगाई गई है।
धार्मिक संगठनों के ऐतराज और शासन की मनाही के बावजूद बार बालाओं का डांस रात भर होता रहा। इतना ही नहीं, अश्लील डांस पर हजारों रुपए भी लुटाए गए। इसका मामला यह है कि यहाँ के इस कमेटी के जो अध्यक्ष है, रामलीला कमेटी के अध्यक्ष है, वो और मारवाड़ी पार्टी के जिलाध्यक्ष है जिनका नाम दिलीप यादव है, उनके दबाव में आकर के पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। धार्मिक उत्सव की आड़ लेकर सभी मर्यादाओं को तार तार किया गया। सवाल यही है कि जब इस तरह के आयोजनों को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है, तो आखिर किसकी इजाजत से ऐसा आयोजन किया गया? और जो ये मेला कमेटी के लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि ये लोग यहाँ के लोग इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सपा के नेता भी और जो सपा के जिलाध्यक्ष है उनका पूरा दबाव है और पुलिस की आपस में मिली भगत है। आरोप है कि रामलीला मेला कमेटी ने ही बार बालाओं के अश्लील डांस की इजाजत दी। इतना ही नहीं, कानून के रखवाले भी बार बालाओं के ठुमकों पर झूमते नजर आए। अब सवाल यही है कि नियमों की अनदेखी करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर क्या आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? परमेंद्र कुमार, जी मीडिया, फिरोजाबाद।